ये कहानी है कैराग नाम के एक लड़के की, जो दिखने में तो एक साधारण इंसान है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक माउंटेन लायन है। वो काफी समय से इंसानों के बीच रूप बदल कर रह रहा है और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही है। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सा सपना आता है, जहां वो अपनी असली प्यूमा फैमिली के साथ जंगल में होता है। तभी उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं कि इंसानों की दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है, इसलिए हमेशा इंसानी दुनिया से दूर रहना। लेकिन कैराग उनकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो इंसानों की दुनिया में आने का फैसला कर लेता है। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे गिर पड़ता है। कुछ पल तक कैराग खुद को संभालता है और फिर ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद वो अपनी इंसानी फैमिली के पास जाता है, जहां वो आराम से बैठकर नाश्ता करने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में वो सपना अभी भी कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी सौतेली माँ एना और बहन मेलोडी के साथ नए हाई स्कूल क्लियर वाटर में एडमिशन लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी कैराग की नजर दो कौवों पर पड़ती है जो लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। अब कैराग के मन में सवाल उठने लगते हैं कि ये दोनों कौवे आखिर उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई राज छिपा है। यही सोचते सोचते वो लोग रात होने पर एक होटल में रुक जाते हैं, जहां उसकी माँ एना क्लियर वाटर हाई स्कूल के बारे में जानकारी पढ़ रही होती है और कैराग अभी भी उन रहस्यमयी कौवों के बारे में सोच रहा होता है। कैराग धीरे से कहता है कि अगर स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर एना हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह चाहती हूँ। अगर तुम्हें स्कूल में अच्छा ना लगे तो बेझिझक बता देना, मैं तुम्हें तुरंत घर ले आऊंगी। इतना कहकर वो कैराग को गले लगा लेती है और उस पल कैराग को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। आधी रात के सन्नाटे में अचानक हल्की आहट होती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो धीरे से उठता है और खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है, और जो वो देखता है वो उसे चौंका देता है। 4 भेड़िए चुपचाप एक माइन साइट के अंदर जा रहे होते हैं। कुछ देर तक कैराग उन्हें देखता रहता है, लेकिन फिर वो इसे नजरअंदाज कर देता है और वापस जाकर सो जाता है। अगले दिन वो लोग क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही कैराग वहां पहुंचता है उसकी नजर फिर से उन्हीं 2 कौवों पर पड़ती है जो कल से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। और अचानक वो दोनों उसकी आंखों के सामने इंसानी रूप में बदल जाते हैं और आराम से स्कूल के अंदर चले जाते हैं। ये सब देखकर कैराग पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लीसा कैराग और उसके परिवार को अपने ऑफिस में बुलाती है और सीधे एना से सवाल करती है कि क्या आपको कैराग के असली माँ बाप के बारे में कुछ पता है। एना कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है कि नहीं, हमें उसके असली माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये हमें पुलिस स्टेशन में मिला था। जब ये मिला तब इसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे और इसे अपना नाम तक याद नहीं था। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। वो आगे बताती है कि मैं तो एक चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। कैराग की हालत देखकर मैंने उसे अपना लिया। मैं अब तक उसे घर पर ही पढ़ा रही थी, लेकिन अब उसका स्कूल जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तभी कैराग की बहन मेलोडी कहती है कि उसे गुस्सा भी बहुत आता है। कल इसने बड़े भाई मेल्टन का चेहरा खरोच दिया था। एना तुरंत मेलोडी को चुप कराती है और लीसा से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कैराग ने ऐसा कैसे किया, उसके तो नाखून भी इतने छोटे हैं। प्रिंसिपल लीसा कहती है कि मैंने ये स्कूल 3 साल पहले उन बच्चों के लिए शुरू किया था जिन्हें लगता है कि वो दूसरों से अलग है, और हमारा स्कूल कैराग के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। एना हैरानी से पूछती है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। इस पर लीसा सीधा जवाब देती है कि मैं ऐसे सभी बच्चों पर नजर रखती हूँ जिनके अंदर कुछ खास होता है, जो खुद को इस दुनिया से अलग समझते हैं। वो आगे कहती है कि आपको फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्कूल को बड़े बिजनेसमैन एंड्रू मिलिंग सपोर्ट करते हैं और कैराग को यहाँ लाने का सुझाव भी उन्हीं का था। ये सुनकर एना और कैराग दोनों के चेहरे पर राहत आ जाती है। इसके बाद लीसा एना और मेलोडी को बाहर भेज देती है और कैराग की तरफ देखती है। फिर वो कहती है कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम एक शिकारी हो, एक प्रेडेटर। ये सुनकर कैराग चौंक जाता है और तुरंत पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता। तब लीसा सच बताती है कि इस क्लियर वाटर स्कूल में हर इंसान वुड वॉकर है, यानी ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से जानवर और इंसान के बीच रूप बदल सकते हैं। अब लिसा कैराग से पूछती है कि सच बताओ तुम्हारी असली पहचान क्या है। कैराग थोड़ी देर रुककर कहता है कि मैं एक प्यूमा हूँ और ये मैंने पहले अपने सपने में भी देखा था। ये सुनकर लिसा खुश हो जाती है और कहती है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। इस स्कूल में हम तुम्हें दोनों दुनियाओं के बीच बैलेंस बनाना सिखाएंगे ताकि तुम अपनी मर्जी से रूप बदल कर दोनों दुनिया में रह सको। फिर लिसा पूछती है
कि क्या तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में कुछ पता है? कैराक कहता है कि नहीं, उन्हें बस इतना लगता है कि मैं थोड़ा अजीब और गुस्से वाला हूँ। इस पर लिसा कहती है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो ये हम सभी वुडवॉकर्स के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तभी अचानक एक तेज अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज से कैराक को काफी परेशानी होने लगती है। लिसा तुरंत उसे बाहर ले जाती है, जहां बहुत सारे वुडवॉकर्स अपने असली एनिमल वेश में मौजूद होते हैं। वहीं पास में एना और मेलोडी खड़ी होती है और उन्हीं की वजह से वो अलार्म बज रहा होता है। लिसा तुरंत अलार्म बंद कर देती है और एक स्टूडेंट को कहती है कि उन्हें वहां से ले जाए। फिर वो कैराक को समझाती है कि ये सब तुम्हारी तरह वुडवॉकर्स हैं और ये अलार्म हमें इंसानों की मौजूदगी के बारे में बताता है। इसके बाद दोनों वापस स्कूल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी कैराक गलती से जेफरी के एक दोस्त से टकरा जाता है। ये वो ही चारों भेड़िए होते हैं और उनकी नजरों में कैराक के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं होती। भेड़िया जेफरी कैराक को डराने की कोशिश करने लगता है। कैराक भी गुस्से में अपने तेज नाखून बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी प्रोफेसर जेम्स बीच में आ जाते हैं और किसी तरह मामला शांत करा देते हैं। इसके बाद एना कैराक से पूछती है कि क्या तुम्हें ये स्कूल पसंद आया? क्या तुम यहाँ रुकना चाहोगे? कैराक बोलता है कि हाँ, क्लियर वाटर स्कूल मुझे अच्छा लगा। एना और मेलोडी भारी मन से कैराक को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिसा कैराक को एंड्रू के पास ले जाती है। एंड्रू उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें प्यूमा की आजाद जिंदगी पसंद नहीं आई, जो तुम इंसानों की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में चले आए? कैराक कहता है कि मुझे अपनी वो जिंदगी बहुत पसंद थी, लेकिन मैं इंसानों की दुनिया को करीब से समझना चाहता था। बस इसी वजह से मैं यहाँ चला आया। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल लिसा उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाती है और रास्ते में उसे एक सीक्रेट बताती है कि एंड्रू भी उसकी तरह एक प्यूमा है। ये सुनकर कैराक थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी अचानक एक छोटी सी गिलहरी खिड़की से कैराक के कमरे में आती है। वो कैराक को दूसरी तरफ मुड़ने का इशारा करती है और पलक झपकते ही एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि मेरा नाम होली है। इतने में कैराक का रूममेट भी वहाँ पहुँचता है, जो एक खरगोश होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका रूममेट एक खतरनाक प्यूमा है, वो डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसे लगता है कि कहीं कैराक उसे अपना शिकार ना बना ले। इसके बाद होली कैराक को स्कूल की यूनिफॉर्म देती है और उसे शेप शिफ्टिंग क्लास के लिए ले जाती है। रास्ते में उनकी मुलाकात लू से होती है, जो एक एल्क हिरण है। लू उन्हें बताती है कि कल रात फिर से इंसानों की माइन साइट पर हमला हुआ है। ये सुनकर कैराक तुरंत समझ जाता है कि ये जेफरी भेदिये के ग्रुप का काम है, क्योंकि पिछली रात उसने खिड़की से देखा था। तभी होली कहती है कि लू हमारे क्लास टीचर एलवुड की बेटी है। क्लास शुरू होती है और एलवुड एक एक करके सभी को अपने असली जानवर के रूप में आने को बोलते हैं। तभी ब्रैडन नाम का एक लड़का बाइसन रूप में बदल जाता है। सभी उस पे हंसने लगते हैं और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। कैराक भी अपना रूप बदलने की पूरी कोशिश करता है, पर उससे हो नहीं पाता। वो हार मानकर जाने ही वाला था, लेकिन तभी प्रिंसिपल लिसा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी प्यूमा फैमिली को याद करो। और तभी देखते ही देखते कैराक एक बहुत शानदार प्यूमा में बदल जाता है। ये देखकर लिसा और एंड्रू दोनों खुश हो जाते हैं। तभी बाकी स्टूडेंट्स भी एक एक करके अपने रूप में आने लगते हैं और प्रिंसिपल लिसा एक ईगल बन जाती है। अब हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और कैराक का नया रूममेट ब्रैडन उसके रूम में आता है। कैराक, होली और ब्रैडन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन कैंटीन में कैराक से दोनों कौवे शैडो और विंग भी मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि उधर दूसरी तरफ जेफरी और उसके साथी एक कमजोर स्टूडेंट को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर कैराक खुद को रोक नहीं पाता और बीच में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, भेड़ियों का पूरा झुंड उसे घेर लेता है। तभी प्रोफेसर जेम्स वहां आ जाते हैं और सबको डांटकर भगा देते हैं। वो कैराक को समझाते हैं कि एक शिकारी कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाता। जेफरी तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन तुम इस तरह खुलेआम उससे नहीं लड़ सकते। वो आगे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम सीधे मेरे पास आ सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगले दिन फाइटिंग की क्लास होती है और इस बार एंड्रू खुद कैराक का हुनर देखने के लिए वहां मौजूद होते हैं। एक स्टूडेंट ग्रिजली भालू के रूप लेती है और लड़ने के लिए सामने आती है। उसका सामना करने के लिए टीचर पहले ब्रैडन को भेजते हैं, लेकिन वो डर कर भाग जाता है। अब कैराक की बारी होती है, पर वो अपने असली रूप प्यूमा में नहीं बदल पाता। तभी एंड्रू उसे एक खास पोटली देते हैं और उसे सूंघने के लिए कहते हैं। उसकी खुशबू कैराक के अंदर छिपे जानवर को जगा देती है। अगले ही पल वो एक ताकतवर प्यूमा में बदल जाता है और तेज रफ्तार के साथ उस भालू पर हमला कर देता है। अपनी तेज दहाड़ से कैराक भालू को डरा देता है। ये देखकर एंड्रू काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कैराक, मैं तुम्हारा मेंटोर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कैराक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
जाते जाते एंड्रू वे पोटली उसे तोहफे में दे देते हैं। तभी भेड़िया जेफरी वहां आता है और उसे चुनौती देता है कि अगर सच में हिम्मत है तो आज रात स्कूल से दूर आकर मुझसे मुकाबला करना, और अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। रात होते ही कैराग, होली और ब्रैडन के साथ तय जगह पर पहुंच जाता है। मुकाबला शुरू होता है, लेकिन इस बार जेफरी चालाकी दिखाता है। उसने अकेले लड़ने का वादा किया था, लेकिन चारों भेड़िया दोस्त एक साथ कैराग पर टूट पड़े। ये देखकर ब्रैडन भी खुद को रोक नहीं पाता और अपनी विशाल बाइसन फॉर्म में आकर भेड़ियों पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर भेड़ियों पर भारी पड़ते हैं। भेड़िए वहां से भाग जाता है और दूर बैठा एक उल्लू ये सब देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन क्लास में प्रोफेसर जेम्स की नजरें कैराग और जेफरी के जख्मों पर पड़ जाती हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि रात में कुछ बड़ा हुआ है। वो सभी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देते हैं। उसी दोपहर एंड्रू कैराग को अपने साथ बाहर ले गया। कैराग उनसे पूछता है कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। इस पर एंड्रू कहते हैं कि मुझे एक जरूरी मिशन पूरा करना है और उसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या मेरा साथ दोगे? कैराग बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। अब हम देखते हैं कि एंड्रू कैराग को वापस स्कूल छोड़ता है और उसके दोस्त होली और ब्रैडन उससे जानना चाहते थे कि आखिर वो एंड्रू के साथ कहाँ गया था, लेकिन कैराग चुप रहता है और वो बहाना बनाकर लू के पीछे जंगल की तरफ भाग जाता है। वो देखता है कि लू चुपके से वुडवॉकर्स की एक सीक्रेट मीटिंग पर नजर रख रही होती है। लू धीरे से बताती है कि टीचर्स को शक है कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स इंसानों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और इसी वजह से ये मीटिंग बुलाई गई है। तभी वहाँ प्रिंसिपल लिस्सा उड़कर मीटिंग में आती है और लू और कैराग वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। रास्ते में कैराग कहता है कि मैंने भेड़िए जेफरी और उसके साथियों को एक माइन में जाते हुए देखा था और शायद वही लोग इस सब के पीछे हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन कैराग और एंड्रू दोनों शिकार पर निकलते हैं। दोनों एक लंबी दौड़ लगाकर अपना रूप प्यूमा में बदल लेते हैं और तभी जंगल में उनकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है। एंड्रू गुस्से में कहता है कि अगर मैं वुडवॉकर ना होता तो इसे यहीं खत्म कर देता, लेकिन मुझे पूरे स्कूल की जिम्मेदारी निभानी है। फिर वो कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो और अपने शिकार पर ध्यान दो, हमारे पास टाइम कम है। तभी कैराग को एक जंगली हिरण दिखता है और वो उसका पीछा करके उसे पकड़कर अपना शिकार बना लेता है। लेकिन जब वो वापस इंसानी रूप में आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती है। वो धीरे से कहता है कि मुझे अपनी इंसानी फैमिली की बहुत याद आती है। कैराग पूछता है कि क्या आपकी भी कोई फैमिली थी? ये सुनते ही एंड्रू की आंखों में एक पुराना दर्द झलकने लगता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि मेरी एक बीवी और एक छोटी सी बेटी थी जिन्हें बेरहम शिकारियों ने मार डाला। इसी वजह से मैं इंसानों को जंगल बर्बाद करने से रोकना चाहता हूँ ताकि हम जानवर अपने जंगलों में सुकून से जी सकें। अब हम देखते हैं कि कैराग स्कूल लौटकर अपने दोस्तों को अपने पहले शिकार के बारे में बताता है, लेकिन ये सुनकर लू नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। होली कहती है कि लू की माँ को भी एक प्यूमा ने मारा था और वो आज तक उस दर्द को नहीं भूल पाई है। कैराग उसे मनाने के लिए पीछे जाता है, लेकिन जंगल में जाकर लू एल्क हिरण बनकर दूर भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि कैराग खिड़की से रात में जेफरी और उसके साथियों को कहीं जाते हुए देखता है और इस बार वो चुपके से उनका पीछा करता है। वो सभी एक माइन ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। तभी भेड़िए जेफरी की नजर कैराग पर पड़ती है और वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त एंड्रू वहां आ जाता है और मामला संभाल लेता है। इसके बाद एंड्रू भेड़ियों को स्कूल भेज देता है और कैराग को अपने घर ले जाता है। फिर वो उसे अपनी बीवी और बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इनको इंसानों से बस अपने शौक के लिए मार दिया। इंसानों के दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जंगलों को खत्म कर रहे हैं। फिर वो कैराग से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे इस मिशन का हिस्सा बनो और मैं वादा करता हूँ कि हम किसी इंसान की जान नहीं लेंगे, बस इंसानों को जंगल खत्म करने और जानवरों पर अत्याचार करने से रोकेंगे। कैराग कहता है कि मैं अभी इन सब बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगले दिन कैराग, होली और ब्रैडन जंगल में खेल रहे होते हैं। होली ब्रैडन को कहती है कि अपने असली रूप में आकर इस मोटे पेड़ के तने को हिलाकर दिखाओ। ब्रैडन जोश में आकर बहुत प्रैक्टिस करता है, लेकिन पेड़ हिलता तक नहीं। तभी वो अपने दोस्तों से दूर जंगल की तरफ भागता है ताकि वो उसका मजाक ना बनाए। इत्तेफाक से उसी वक्त कैराग की इंसानी फैमिली स्कूल की तरफ आ रही होती है और भारी ब्रेडन बाइसन उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। अब हम देखते हैं कि कैराग की फैमिली टूटी हुई गाड़ी से स्कूल पहुंचती है और मेलोडी कैराग को
उस रहस्यमयी बाइसन के बारे में बताती है कि कैसे बाइसन उनकी कार के सामने आ गया। तभी उनका पालतू कुत्ता कैराग को भौंकता है और कैराग हल्की सी दहाड़ में उसे शांत कर देता है। उसकी फैमिली कुछ समय कैराग के साथ बिताती है और फिर उसकी मोम एना मुस्कुराते हुए कहती है कि हम अगले हफ्ते हाइकिंग पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कैराग तुरंत हाँ कर देता है और फिर वो लोग अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद होली और ब्रैडन कैराग से उसकी असली फैमिली के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बिना कुछ बोले वो तेज कदमों से घने जंगल की तरफ निकल जाता है। कैराग पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आजादी से घूम रहा होता है। तभी विंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और उसे वापस स्कूल चलने को कहती है। और तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। शिकारी ड्रोन और कुछ खतरनाक शिकारी कुत्ते उनका पीछा कर रहे होते हैं। बचने के लिए दोनों एक ऊंचे पेड़ में छिप जाते हैं। कुत्ते उन्हें सूंघ नहीं पाते, लेकिन ड्रोन धीरे धीरे उनके पास आ जाता है। तभी विंग झपट्टा मारती है और ड्रोन को नीचे गिरा देती है। मौका देखते ही कैराग वहां से भागने लगता है, लेकिन शिकारी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। भागते भागते वो पूरी तरह थक जाता है और शिकारी कुत्ते उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं। तभी अचानक शैडो वहां आता है और उसका बैग उसकी तरफ फेंकते हुए चिल्लाता है कि कैराग तुरंत इंसान बन जाओ, वरना ये कुत्ते तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कैराग इतना थक चुका होता है कि वो चाहकर भी खुद को बदल नहीं पाता। तभी उसके बैग से मेलोडी का दिया हुआ छोटा सा यूनिकॉर्न बाहर गिरता है। उसे देखते ही उसे अपनी इंसानी फैमिली की याद आती है और अगले ही पल वो इंसान में बदल जाता है। कुत्ते कैराग को देखकर वापस चले जाते हैं और फिर कैराग वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एंड्रू के घर में पाता है। होश में आते ही वो घबरा कर कहता है कि वो शिकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी फैमिली भी उनका शिकार बन गई हो। इस पर एंड्रू उसे समझाता है कि घबराओ मत, मैंने अपनी टीम को तुम्हारी फैमिली को ढूंढने भेजा है। एंड्रू कहता है कि अब हमें इन शिकारियों को रोकना होगा, वरना ये पूरे जंगल को माइन खोद कर खत्म कर देंगे और हम जानवरों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर कैराग का खून खौल उठता है और वो एंड्रू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी भेड़िए जेफरी और उसका पूरा झुंड भी वहां पहुंच जाता है। एंड्रू सबको समझाता है कि हमारा मकसद किसी को मारना नहीं है, हमें सिर्फ उनकी मशीनें और सामान नष्ट करना है ताकि वो यहाँ काम ना कर सकें। कैराग कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन जेफरी उससे उलझ पड़ता है। तभी एंड्रू बीच में आकर कहता है कि अगर ये मिशन सफल करना है तो हमें अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ काम करना होगा। इसी बीच कैराग के पास उसकी मोम एना का फोन आता है। वो खुश होकर कहती है कि कैराग, मैं स्कूल आ रही हूँ, फिर हम सब हाइकिंग पर चलेंगे। लेकिन कैराग मना करके फोन काट देता है। कुछ देर बाद होली और ब्रैडन कैराग को ढूंढते हुए एंड्रू के घर पहुंच जाते हैं। होली पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं। कैराग कहता है कि हम बस कहीं जा रहे हैं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना खतरे में पड़ जाओगे। ये सुनकर ब्रैडन को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। होली भी उसके पीछे चली जाती है। अब कैराग एंड्रू की टीम के साथ माइन साइट की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में वो जेफरी की दोस्त टिकानी से बात करता है और उसके बारे में पूछता है। टिकानी बताती है कि उसके गांव के सभी लोग वुडवॉकर्स हैं और उसे यहाँ भेजा गया है ताकि वो अपनी ताकतों पर काबू पा सके। कैराग कहता है कि तुम तो समझदार हो, फिर उस जेफरी के साथ क्यों रहती हो? इस पर टिकानी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं और शायद एक अकेले प्यूमा होने की वजह से तुम इस वफादारी को समझ नहीं पाओगे। कुछ ही देर में वो सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मजदूर बेरहमी से पेड़ों को काट रहे होते हैं। ये मंजर देखकर वुडवॉकर्स के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। वहां लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा होता है। एंड्रू आदेश देता है कि इन लकड़ियों को खाई में गिरा दो ताकि इंसानों को बड़ा नुकसान हो, लेकिन वो ये भी कहता है कि उससे पहले यहाँ मौजूद हर इंसान और बेगुनाह जानवर को यहाँ से हटा दो। कैराग इलाके का जायजा लेने निकलता है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पहाड़ी पर पड़ती है और जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वहां उसकी इंसानी फैमिली हाइकिंग कर रही होती है। कैराग घबरा कर तुरंत डरेक के पास जाता है और कहता है कि मिशन रोक दो, लेकिन भेड़िए अपना काम शुरू कर चुके होते हैं। डायरेक्ट ठंडे अंदाज में कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मिशन नहीं रुकेगा। कैराग के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो तुरंत एंड्रू को फोन करता है। वो विनती करता है कि मेरी फैमिली ठीक नीचे है, अगर लकड़ियां गिरी तो वो मारे जाएंगे, प्लीज मिशन रोक दो। लेकिन एंड्रू बेरहमी से कहता है कि घबराओ मत, मुझे सब पता है, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो एक और बात कहता है, याद रखो वो तुम्हारी असली फैमिली नहीं है। इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब कैराग समझ जाता है कि एंड्रू पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उधर भेड़िए मजदूरों को भगा चुके होते हैं। डेन अपनी गाड़ी से रस्सियां बांधकर लकड़ियों को खाई में धकेलना शुरू कर देता है। कैराग उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वो नहीं मानता। तभी अचानक ब्रैडन वहां पहुंचता है और अपनी बाइसन फॉर्म में पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को रोक देता है। ऊपर आसमान में शैडो और विंग उड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर जेफरी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर प्रिंसिपल लिसा को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन टिकानी वहीं रुकती है और कैराग की मदद करने लगती है। ब्रैडन अकेले गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कैराग फुर्ती से टायर के नीचे लकड़ी फंसा देता है। उसी समय होली अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी के अंदर जाती है ताकि डैन को रोका जा सके, लेकिन वो निर्दयी उसे उठाकर खाई में फेंक देता है। लेकिन टिकानी होली को बचा लेती है और तभी लू वहां पहुंचती है और डरेक का रास्ता रोक लेती है। डरेक गुस्से में भालू बन जाता है और लू को खाई में गिराने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्रैडन एक जोरदार टक्कर मारकर उसे दूर फेंक देता है। कैराग भी प्यूमा बनकर डेन को वहां से भगा देता है। तभी एंड्रू खुद प्यूमा के रूप में वहां पहुंचता है और गुस्से में आकर टायर के नीचे फंसी लकड़ी हटा देता है। गाड़ी धीरे धीरे पीछे सरकने लगती है और उसी पल कैराग और एंड्रू के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। लेकिन अफसोस, तभी भारी लकड़ियां खाई में गिर ही जाती है। कैराग बिना एक पल गंवाए लड़ाई छोड़ देता है और बिजली की तेजी से नीचे कूद जाता है। नीचे कैराग की इंसानी फैमिली खतरा समझ चुकी होती है। वो लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन कैराग की बहन मेलोडी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता क्योंकि उसके कानों में हेडफोन लगे होते हैं और ऊपर से लकड़ियां सीधे उसकी तरफ आ रही होती हैं। लेकिन तभी उसका भाई प्यूमा कैराग एक लंबी छलांग लगाता है और मेलोडी को खींचकर बचा लेता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेलोडी उस प्यूमा की तरफ इशारा करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उधर लू, होली और ब्रैडन घबराकर कैराग को ढूंढने लगते हैं। वो खाई में गिरा हुआ मिलता है, खून से लथपथ। सबको लगता है कि कैराग अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन कैराग अभी जिंदा होता है। वो इंसान के रूप में वापस आता है और सीधे एना के पास पहुंच जाता है। तभी वहां एंड्रू भी आ जाता है और मासूम बनने की एक्टिंग करता है। वो एना से कहता है कि मैं कैराग का मेंटोर हूं, हम यहाँ बस घूमने आए थे, शुक्र है कि आप सब सुरक्षित हैं। अब कैराग की फैमिली को हेलीकॉप्टर से अस्पताल भिजवा देते हैं, लेकिन जाते जाते वो कैराग के कान में कहता है कि अगर तुम ऐसे ही इंसानों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते रहे तो कभी असली वुडवॉकर नहीं बन पाओगे और एक दिन मारे जाओगे। इस पर कैराग जवाब देता है कि मैं एक असली वुडवॉकर हूँ और आपकी सोच बहुत गलत है। हम अपनी दोनों पहचान के साथ दोनों दुनियाओं में बैलेंस करके जी सकते हैं। एंड्रू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी प्यूमा फैमिली से मिलवा सकता हूँ। और तभी वहां प्रिंसिपल लिसा और जेम्स पहुंच जाते हैं। एंड्रू झूठ बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ कैराग की वजह से हुआ है। होली सच बताना चाहती है, लेकिन कैराग उसे रोक देता है क्योंकि उसे अभी अपनी असली फैमिली तक पहुंचने के लिए एंड्रू की जरूरत होती है। प्रिंसिपल लिसा को शक तो होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब हम देखते हैं कि वो सब वापस स्कूल लौटते हैं। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पार्ट 2। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।